जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये यूपी पीसीएस 2023 प्री के लिए, ठीक है, जो कि 14 मई को होना है, ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यकीन मान के चलिए कि अगर आप इस सीरीज़ के जो भी प्रश्न मैंने करवाए हैं उनको अगर आप कर लेते हैं तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये निश्चित तौर पर आपको सफल होता सिद्ध दिखाई देगा, ठीक है, सिद्ध होता दिखाई देगा ये। तो ये आप ज़रूर देखिए, इसमें टॉप 30 की ये सीरीज़ है और मैं इसमें एक तो PYQs करवाता हूँ, साथ में कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। कॉन्सेप्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चन आता है जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको समझा देना चाहिए, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, पता नहीं, वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक कर दिया करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन या जो भी मैं आप तक जानकारी पहुँचाना चाहूँ वो आप तक पहुंचती रहे। तो इसको देखिए, शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। ये जनरल साइंस का ये 5वां वीडियो है बेसिकली। वैसे अगर देखा जाए तो ये 40वां है, ठीक है। इससे पहले वाली जो 39 वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिए। अगर आप एक सीक्वेंस वाइज में देखते चले जाएंगे, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, ठीक है, 25 मिनट 20 मिनट 30 मिनट के वीडियोज़ हैं। अगर आप 1.25 में करके देखेंगे तो और भी कम समय में आप इसको फिनिश कर सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट को। और यकीन मानिए, अगर ये आप पूरा देख लेंगे तो बहुत सारा जीएस आपका कवर हो जाएगा। बहुत कम दिन बचा हुआ है, आज हो सकता है शाम तक आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए इस पे साइट पे, ठीक है, आयोग की साइट पे आ जाए, ठीक है, यूपीपीएससी के। अभी तक तो नहीं आया था, ठीक है, ये मैं लगभग 2 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूँ, तब तक तो नहीं आया था। हो सकता है कि आ जाएगा। वैसे पेपर में दिखा दिया है 173 पोस्ट हैं, ठीक है, लेकिन ये मान के चलिए कि ये पोस्टें बढ़ेंगी और 300 तक जाएंगी। ये यकीन मानिए 300 तक जाएंगी, ये बढ़ती हैं, हर बार बढ़ती हैं। कम अब की कुछ ज़्यादा ही कम है ये, लेकिन ये है कि बढ़ जाएंगी पोस्टें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए हों या फिर आपके स्टेट पीएससी, सभी के लिए हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये वनडे एग्ज़ाम्स, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम्स चाहे वो एसएससी हो, ठीक है, एनडीए हो या फिर सीडीएस हो या किसी भी स्टेट की पीएससी हो, ठीक है, किसी भी स्टेट के पीएससी हो, सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और यकीनन आप देख लीजिए, सारे ही पीवाईक्यू हैं लगभग इसमें, कुछ प्रश्नों को छोड़ करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये 40वां पार्ट है इसका। इससे पहले की जो प्लेलिस्ट है उसकी भी लिस्ट मैंने बना रखी है, चैनल पर पड़ी हुई है, उसकी भी लिंक दे रखी है मैंने, उसको आप देख लीजिए। देखेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं, बेसिक चीज़ों को बताते हुए आपको आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित का किसका संबंध जैव विविधता से है। ये जितने भी इसमें कन्वेंशन लिखे हुए हैं, ठीक है, इनका सबका आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कन्वेंशन किसके लिए बनाया गया है, ठीक है। इनका आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो पता होना चाहिए। जैसे अब आप देखिए, एक तो पहली बात तो ये किससे संबंधित है, ये सारे प्रोटोकॉल्स, ये जो कन्वेंशन है, इनसे बस प्रश्न भर भर के पूछता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में आ जाता है। ये बेसिकली आपका जनरल साइंस प्लस आपका जो ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला है, उससे भी ये, उसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो ये आप थोड़ा सा मतलब डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि किस का ये प्रश्न है, जनरल साइंस का है या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए ये कन्वेंशन बना था, या क्या किस चीज़ का ये के लिए ये किसको प्रोत्साहित करता है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस चैप्टर से आ रहा है या किस पार्ट से आ रहा है, आपको प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए, जैसे इसमें पूछा है कि जैव विविधता से, तो जैव विविधता से आपका ये जो वियना कन्वेंशन है ये जैव विविधता से ही संबंधित है, ठीक है। यानी कि ये जैव विविधता से नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जैव विविधता से नहीं है। वियना कन्वेंशन आपका अलग अलग है, मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है, सबका बताता हूँ। ये जैव विविधता से नहीं है, वियना कन्वेंशन आपका ओजोन संरक्षण से है। किससे है? ओजोन संरक्षण। ये मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, कहीं पे बना लीजिएगा नोट्स। अगर आपने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो ये कार्टाजेना है, ये है आपका जैव विविधता से, ठीक है। कार्टाजेना के साथ ये CBD, मतलब इसको कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये हो गया जो इसका करेक्ट आंसर। तो ये हो गया वियना, आपको मैंने बता दिया ओजोन से। मॉन्ट्रियल आपको मैंने बताया, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो कौन सा किसके लिए है, ये भी ओजोन से ही है, ठीक है। ये दोनों ओजोन से हैं, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, ठीक है। देखिए, ये वियना और ये मॉन्ट्रियल, ये दोनों ओजोन संरक्षण से है। लिख लेना है, नोट्स बना लेना, ओजोन संरक्षण, ठीक है।
ये याद रखिएगा, ओजोन संरक्षण से। ये आपका जैव विविधता से ही संबंधित है, तो ये इससे संबंधित हो गया। बेसल कन्वेंशन आपका, ये जो बेसल कन्वेंशन है ये किस चीज़ से संबंधित है, ये किसी और से संबंधित है ये भी एक टाइप का ये कन्वेंशन। किससे संबंधित है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, देखिए, ठीक है। ये जो बेसल कन्वेंशन है ये आपका अपशिष्ट खतरनाक पदार्थों की इनका जो सीमा पार आवागमन उससे संबंधित है ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दोनों चीज़, ये चारों चीज़ याद रखिएगा जो मैंने बताया अभी आपको, किस किस से कौन कौन सा संबंधित है, बहुत बार पूछा गया है ये। देखिए वियना और ये मॉन्ट्रियल, ये दोनों ओजोन से है। वैसे इनका अगर आप ईयर भी याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि वियना कन्वेंशन आपका 1985 में आया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वियना कब आया था आपका? 1985 में। तो अगर आप उस चीज़ को याद रखेंगे तो आप मतलब लगा पाएंगे, कहीं अगर ईयर पूछ लिया तो वो भी लगा पाएंगे, ठीक है। और ये मॉन्ट्रियल जो है आपका 1987 में आया था, ठीक। तो ये दोनों याद रखिएगा। और ये दोनों किससे है? ये दोनों कन्वेंशन जो है आपका ये ओजोन संरक्षण से है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका ये कौन सा है? बेसल, मैंने बताया आपको बेसल कन्वेंशन, ये अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार आवागमन से है ये संबंधित, उसके मतलब निष्पादन से या रोकथाम के लिए। तो ये भी याद रखिएगा। ये 1989 में बना था और लागू कब हुआ था? 1992 में। ये महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे गए हैं ये, मैं बता रहा हूँ, इनको हल्के में मत लीजिएगा। ये कन्वेंशन जितने भी हैं उनको आपको एटलीस्ट उनका डेट और किससे संबंधित है वो चीज़ जरूर याद रखिएगा, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इस चीज़ को आपको बता दिया। कार्टाजेना के साथ ही एक और जैव विविधता से ही संबंधित एक और है जो CBD हुआ था। CBD बेसिकली ये था आपका नगोया, है ना, नगोया प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये भी है उसी से, ये आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच संबंधित उसी से है। ये CBD का ही है, ये सप्लीमेंट्री ये एग्रीमेंट है ये CBD के, ठीक है। तो CBD क्या है? जैव विविधता पर कन्वेंशन, ठीक। तो ये याद रखिएगा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दोनों याद रखिएगा। ये सब कब आए थे? ये जो कन्वेंशन आए थे ये बेसिकली, ये सब कब आए थे जैव विविधता वाला? ये जो आपका रियो ये हुआ था ना, रियो सम्मेलन, ठीक है, जिसको पृथ्वी अर्थ समिट भी बोलते हैं, ठीक है। कब? 1992 में। उसी समय ये बहुत सारे कन्वेंशन बने थे ये, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसको मैं एक छोटा सा एक वो बनाऊंगा वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा, सीरीज़ क्या, 1-2 वीडियो में उसको मैं कवर कर दूंगा। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा उसमें जो कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित, ये जो कन्वेंशन से संबंधित पोर्शन है ये आपका क्लियर हो जाएगा, इससे एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा ही कुछ इसको मैंने ब्रीफ कर दिया, कोई बात नहीं, ज़रूरी था ये बताना। एक मैं बताऊंगा, एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि ये सारी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा। जब कोई कंपनी किसी देश की अनुमति के बिना उस देश के जैविक संसाधनों का दोहन का व्यवसायीकरण, उनसे प्राप्त उत्पादों का ज्ञान का व्यवसायीकरण करती है, तो ये क्या कहलाता है? देखिए किसी भी देश में, मतलब अगर आप कहीं विदेश मतलब जाइए आप जैसे, और आपने वहाँ पे कोई कंपनी स्थापित करना है या जो भी है, आपने गलत तरीके से वहाँ के जो संसाधन है, जैविक संसाधन, उनको आप और उनसे जो प्राप्त उत्पाद हैं उनका आप व्यवसायीकरण कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से मतलब पायरेसी कहलाती है। क्या कहलाती है? पायरेसी कहलाती है, ठीक है। तो ये बायो पायरेसी हो गई बेसिकली। मैंने वो बताया कि अब देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि जो ये CD DVD वगैरह ये होती है मूवीज़ वगैरह की, तो वो पायरेसी क्या बोलते हैं? पायरेटेड CD है। या कोई अब देखिए कोई सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर बोला क्या है भैया? ये पायरेटेड है। पायरेटेड का मतलब क्या हुआ कि वो ओरिजिनल नहीं है, वो कहीं से कहीं कॉपी करके मतलब अनऑथेंटिकेटेड सोर्स से उसको आगे बढ़ाया गया है, तो वो पायरेसी कहलाता है। और चूंकि ये जैव से संबंधित है, जैविक संसाधनों से, तो इसलिए ये क्या कहलाया? बायो पायरेसी, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा, वर्ड जो ये टर्मिनोलॉजी है उसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 123वां क्वेश्चन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब है कि जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होती है उसमें क्या चीज़ इस्तेमाल होता है? तो वो जो प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड्स, इन्हीं के इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है ये चीज़, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। डीजल और पेट्रोल, इसमें कथनों को देखिए, डीजल और पेट्रोल को प्रभाजी आसवन विधि से पृथक किया जाता है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मतलब सही है। डीजल और पेट्रोल के क्वथनांक अलग अलग होते हैं,
तो देखिए इसमें जो प्रभाजी आसवन ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, तो इसमें ये दोनों सही हैं, ठीक है। इसके जो पृथक करने की जो विधि है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाती है, ये याद रखिएगा, उससे अलग कर सकते हैं इसको। और ये डीजल और पेट्रोल के जो क्वथनांक होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। डीजल का जो क्वथनांक होता है वो पेट्रोल से अधिक होता है, डीजल का ये अधिक होता है, ठीक है, क्वथनांक याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए ये चीज़ बॉइलिंग पॉइंट, बेसिकली क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन से परिवर्तन होते हैं? देखिए जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें आप क्या देखते हैं? उसमें दो चीज़ें दिखती हैं, एक तो आपको फिजिकल परिवर्तन भी दिखता है और एक रासायनिक दिखता है। फिजिकल क्या दिखता है कि देखिए जैसे मोम पिघल जाता है ना, देखिए जैसे मोमबत्ती अगर ऐसे जल रही है तो ये मोमबत्ती क्या है, यहाँ पे ये मोम जो पिघलती है ये फिर से अगर आप इसको ठंडा कीजिए तो फिर से वो मोम बन जाती है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जैसे वो जो रासायनिक इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, जो ये मोम पिघली और रोशनी जल रही है, जल के किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जा रही है, ठीक है। तो वो क्या है, वो रासायनिक परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। कोई भी परिवर्तन अगर ऐसा होगा जैसे फिजिकल, उसके जो फिजिकल उसमें चेंज होगा, ठीक है, रूप में, तो वो फिजिकल कहलाएगा। यानी कि मान लो जैसे आपने देखा जैसे पानी है, पानी का फिजिकल रूप बर्फ़, यानी कि अगर बर्फ़ क्या है, बर्फ़ अगर पिघलाओगे तो फिर से पानी बन जाएगा, और इसको फिर से आप इसका जो फ्रीज़ करोगे तो फिर से बर्फ़ बन जाएगी। तो ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। लेकिन ठीक है, लेकिन यही पानी अगर ये कहीं कुछ और बदल गया, यानी जैसे उसको आप कन्वर्ट ना कर पाओ, यानी कि जैसे दूध है, ठीक है, दूध दही बन गया, तो अब दही से क्या दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। लेकिन पानी से बर्फ़ बन सकता है ना, या भाप बन सकती है, ये भाप, तो भाप से फिर पानी बन सकता है। तो अगर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब रिवर्ट कर सकते हो, तब तो वो फिज़िकल हुआ। अगर वो रिवर्ट नहीं होता तो वो फिज़िकल नहीं है, फिर वो केमिकल चेंज में कहलाता है। तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, ठीक। मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो जल के कुछ और ही बन जा रहा है, आप उसको वापस नहीं ला सकते। लेकिन जो पिघल रही है वो तो आप उसको भौतिक परिवर्तन, यानी कि वो फिर से जब ठंडी होती है तो फिर से देखिए जम जाती है, तो दोनों परिवर्तन होता है उसमें। यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम औषधि होती है? देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आप देखिए कभी मधुमक्खी आपको डंक मारती है तो गाँव वगैरह में क्या करते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। जैसे देखिए एक तो बोलते हैं कि आप उसमें लोहा रगड़ लीजिए ठीक है, या फिर कई अचार खटाई बोलते हैं, उसमें आप रगड़ लीजिए, ठीक है। तो ये सब क्यों? क्योंकि अम्लीय जो चीज़ें हैं उसको मतलब काउंटर करने के लिए, ठीक, तो उसको जो काउंटर करने के लिए वो चीज़ आपको करती हैं। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे अम्लीय ये बेकिंग सोडा वो काम करता है, ठीक है। क्या करता है वो? बेकिंग सोडा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब ये मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी या चींटी जो ये काटती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब ये फॉर्मिक एसिड आपको जब जलन और ये इचिंग यही पैदा करता है, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए जो है ये बेकिंग सोडा जो है ये इसको प्रयोग किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। ये तो मतलब ऐसे हो गया, मैं तो जनरल चीज़ बता रहा था, जो गाँव वगैरह में अक्सर कहाँ वो बेकिंग सोडा कहाँ ढूँढेंगे, तो वो जैसे कोई अचार खटाई या कुछ ऐसा पड़ा हुआ उसको रगड़ लेते हैं, तो उससे बड़ा फ़ायदा मिलता है, ठीक है। वो तो मैंने जनरल चीज़ बता दिया। लेकिन ये जो इसका जो एक्चुअल वो है ये बेकिंग सोडा से, ठीक, इसके प्रभाव को कम कर देता है वो, जो फार्मिक अम्ल है उसको निष्क्रिय कर देता है या समाप्त कर देता है, ठीक है। तो जो इचिंग जलन वगैरह ये सब होती रहती है उसमें, वो कम हो जाता है। देखिए इसमें रासायनिक नाम और जो उनके सामान्य नाम हैं उसके बारे में ये लिस्टिंग इस तरीके से बहुत पूछता है। देखिए जैसे इसमें कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। जैसे देखिए लाफिंग गैस तो मैंने आपको बताया था नाइट्रस ऑक्साइड है। बेकिंग सोडा मैंने आपको बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे बेकिंग और ये ये दोनों को अगर आप जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, इनमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। ये जो दोनों लिखे हुए हैं ना आपका, ये वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है। तो इसलिए मैंने एक मतलब अपने समझ के लिए मैंने बताया, हो सकता है आपको पता हो ये चीज़, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि इसमें क्या है। आप जैसे यहाँ पे बाई है और यहाँ पे बेकिंग है, तो बाई और बेकिंग को अगर आप मैच करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है, ऐसे करके मैच कर लीजिए आप। और नाइट्रस ऑक्साइड मैंने पहले ही बताया था आपको लाफिंग गैस है, ठीक है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपका वॉशिंग ये सोडा हो गया, ठीक।
और ये हाइड्रेटेड जो कैल्शियम सल्फेट है ये इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब आप मैच करेंगे तो आपका इसमें देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, मैंने बता दिया वो मैच कर लीजिएगा। धातुओं को एक साथ वेल्ड करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। ऐसा उच्च ताप दहन से प्राप्त होता है। क्या मिलाया जाता है बेसिकली, जो धातुएं आपने देखा होगा, जो वेल्डिंग वाली मशीन देखी है आपने, अब कहीं गए हैं अगर देखें तो उसमें क्या करते हैं, एक तो होता है जो इलेक्ट्रॉनिक, उससे आप मशीन लगा के और करंट दे के उसमें देखिए आप वो लगा के करते हैं, और एक होता है जो कि आपका बोलते हैं कि ये गैस वाली है। एक तो गैस वाली होती है वेल्डिंग, और एक होती है जो आपकी विद्युत धारा से, यानी कि विद्युत करंट जो दे के करते हैं। दोनों चीज़ देखी है आपने, नहीं देखी? देखिए जो गैस वाली होती है उसके लिए वो यहाँ पे एक वो बना रखते हैं, ऐसे सिलेंडर टाइप रहता है, उसमें चूना वूना पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, डाल के उसको उसमें गैस बनाते हैं। तो वो पूछ रहा है बेसिकली कि उसमें कौन सी गैस होती है, ठीक है, जो गैस वाली वेल्डिंग होती है उसमें कौन सी गैस होती है, क्या चीज़ दहन करते हैं किस चीज़ से। तो देखिए उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है, ये उसका एक मिक्सचर होता है, ठीक है, उसी में ये उससे ही गैस वेल्डिंग करते हैं। आप देखिए दोनों टाइप की वेल्डिंग होती हैं, जो नर्म और मुलायम टाइप की जो चद्दरें होती हैं, ये सब आयरन या ये, उनको गैस वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वाली होती है उससे वो बहुत हार्ड होती है और वो क्या है वो ख़राब कर देगी वो, ठीक है। तो इसलिए देखिए अलग अलग तरीके के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वेल्डिंग होती हैं, तो दोनों को याद रखिएगा। ऑक्सीजन में एसिटिलीन मिक्सर करके इस दहन को प्राप्त किया जाता है, जो उच्च तापमान का दहन, ठीक। सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पॉलिश करने के बावजूद करने के बाद आभूषण का वजन पुराने वजन से क्या होगा। तो देखिए इसमें पुराने वजन से क्या होगा भाई, कोई चीज़ अगर आप उसमें जैसे सोना या चांदी है, अगर उसको आप धुल रहे हैं, ठीक है, या कोई चीज़ ऐसा डाल रहे हैं, तो उसमें क्या है उसका वज़न कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि देखिए उसमें कुछ उसका पार्ट जो है वो निकल के उसमें गिर जाता है। इसीलिए देखिए जब सुनार वगैरह या कोई साफ़ करने आता है गांव घर में, तो वो जो पानी होता है उसका, वो उसको नहीं देता या उसको फेंकता भी नहीं है। कभी आपने ऑब्जर्व किया है, वो कहीं देगा नहीं उसको, कहीं फेंकेगा नहीं, क्योंकि उसका कुछ पार्ट उसमें, सोना या चांदी जो भी होगा वो उसमें गिरता है जल में, वो जो उसका सोल्यूशन होता है उसमें गिरता है। वो बाद में उसको क्या करेगा, उसको फ़िल्टर करके उसमें से वो चीज़ें निकाल लेगा और ऐसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, ठीक है। तो वो उससे भी काफ़ी कमाते हैं वो लोग, ठीक है, उससे मतलब अच्छा खासा वो बना लेते हैं अपना पैसा। तो वो उसका जाने रहिए, वो वज़न उसका कम हो जाएगा। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। देखिए लोहा या इस्पात है, उस पर जो जंग लगता है, ठीक है, जंग, तो ये जो जंग लगता है उसको बचाने के लिए क्या करते हैं उस पर, आप देखिए उसका क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन वगैरह देखा है आपने, या उस पर आपका पेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ पूछ रहा है इसमें कि उसको क्या करते हैं। तो आप देखिए उस पर जस्ते का जो है वो चढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब उस पर पेंट कर देते हैं एक तरीके से, ठीक। तो ये याद रखिएगा। वोटिंग स्याही निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। जो वोटिंग स्याही बनती है, देखा होगा आपने, छूटती नहीं है तुरंत। आप अगर आप चाहें छुड़ाने की कोशिश करें, जैसे ही लगती है वो छूटती नहीं है। फिर सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है उसमें, तो ये चीज़ याद रखिए, सिल्वर नाइट्रेट में वो जो वोटिंग स्याही होती है उसी का वो बनता है। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में? क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में जो है ना, ये ऑक्सीडाइज़ हो जाता है इसलिए, और ऑक्सीडाइज़ हो गया ना तो उसके आसपास वाले लोग बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइज़ होकर ये फास्फीन गैस बनाता है। तो कभी ऐसा अगर आपको मौका मिले कहीं तो देखिएगा, उसको आप खोलिएगा क्लोरोफॉर्म की बोतल को और फिर देखिएगा उसका कमाल, ठीक है। तो ये यूज़ करते हैं लोग बेहोश करने के लिए लोगों को, ठीक है। तो ये दोनों इसमें जो है करेक्ट आंसर है, ये मतलब उसका जो रीज़न दिया ये दोनों सही लिखा हुआ है, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन अल्काली जो है ये प्राप्त किया जाता है किससे? कार्बन जो अल्कली है ये किससे प्राप्त किया जाता है इसमें? तो देखिए इसमें जो ये वायु को सीमित यानी कि पूर्ति में ये इसको जलाने पर ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, लिमिटेड अमाउंट में एयर में बर्न किया जाता है। तो कार्बन ये कंज्यूगेट जिसको बोल सकते हो आप ना, ब्लैक कार्बन या कार्बन ब्लैक जो भी कहो, वो बनता है ये, ठीक है।
तो ई कार्बनी ये कुछ गलत वो लिखा हुआ है थोड़ा सा, इसको ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। कार्बन, इसमें जो ये वर्डिंग है ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ये कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। तो जब लकड़ी या कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है वो, अगर आप उसमें गर्म करेंगे, जलाएंगे वायु की उपस्थिति में, तब तो कार्बन ब्लैक मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको उसकी अनुपस्थिति में जलाएंगे तो उसमें चारकोल वगैरह मिलेगा आपको, ठीक है, चारकोल या फिर कोक जिसको बोलते हो, है ना, वो प्राप्त होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि कैसे प्राप्त करेंगे एल्कलाई को, तो उसको सीमित उसमें उपलब्धता करके, वायु की सीमित उपलब्धता, बहुत ज़्यादा ना हो उसमें, ठीक है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के प्रधानों पर एक परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए वो लोग स्पेशल टाइप की अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं। वो क्या है, वो बेसिकली वो फायर रिटार्डेंट होती है, ठीक है। क्या होती है वो, फायर रिटार्डेंट, यानी कि उसमें आग जो है जल्दी नहीं पकड़ती है, पकड़ेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं कि उसको पहन के आग में बैठ गए तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको पहन के जाते हैं वहाँ पे, तो उसमें उसका असर जो है वो कम पड़ेगा आग का, ठीक है। तो इसलिए उसको लगाया जाता है। तो उसमें मेलामाइन नामक जो है, ये मेलामाइन नामक ये प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। वो आग प्रतिरोधक का काम करती है। क्या करती है वो, प्रतिरोधक का कार्य करती है वो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, देखिएगा कभी तो उसको समझ में आएगा आपको। लालटेन की बत्ती में केरोसिन किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो ये बहुत सारी आपने बहुत बार इसको मतलब पढ़ा होगा। तो ये केशिकत्व का जो ये गुण होता है ना, ये केशिकत्व बोलते हैं ना उसको, कैपिलरीज या कैपिलरिटी, ये जो भी बोलो, वो चीज़ होता है उसमें। तो ये उस चीज़ की वजह से ऊपर चढ़ता है ये, ठीक। कोई 70 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति है, लिफ्ट में वो नीचे आ गया, लिफ्ट में नीचे आ रहा है, 70 किलोग्राम का है वो। यदि लिफ्ट की केबल अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या होगा। तो भैया व्यक्ति का भार जो है वो तौलने के लायक तो नहीं रहेगा, शून्य हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए, किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना किस बात पर निर्भर करता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे मैंने मजाक किया वैसे, ठीक है, सोने तो हो जाएगा, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि उस पर कोई, अगर वो फ्री होके गिरेगी नीचे तो उस पर कोई बल नहीं लग रहा है ना, ठीक है। जब उस पर कोई प्रतिक्रिया बल का अगर नहीं लगेगा, वो उस पर लगने वाला जो बल है वो शून्य हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप जब उस पर लगेगा ही नहीं फोर्स, तो फिर आपका वो जो भार है वो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए, जब लिफ्ट ऊपर जाती है ना, तो आपको अपना वजन जो है वो, आपका वजन अधिक लगता है। लेकिन जब लिफ्ट नीचे आती है तो आपको अपना शरीर जो है ना वो हल्का लगता है, ठीक है, हल्का लगता है। देखिए कभी आप लिफ्ट में बैठे हैं कभी, अगर आपने अंदाज़ा किया हो, आजकल तो मैक्सिमम जो मतलब 4 या 5 बिल्डिंग्स होती हैं, अगर किसी उसमें बिल्डिंग में 4-5 महले तो उसमें फिर लिफ्ट वगैरह लगाने का प्रावधान है। तो अगर देखिए कभी मौका मिलेगा तो अंदाजिएगा आप ये चीज़, एक बार ऐसे ही घूम के आइएगा अगर आपके बिल्डिंग में आसपास है कहीं तो, ठीक है। किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना किस बात पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान और पिंड दोनों के, जो द्रव्य है और जो पिंड है, उनके जो, एक तो पिंड हो गया और एक जो द्रव्य हो गया, इन दोनों के घनत्व पर निर्भर करता है। कैसे, तो घनत्व पे का मतलब हुआ कि किसका घनत्व ज़्यादा है, यानी कि अंतर इनका किसका कम है, ये चीज़ होता है। जैसे कि यदि किसी वस्तु का घनत्व जो है वो द्रव के घनत्व से अधिक है, तो हटाए गए वस्तु, ये एक तरीके से आप ये मान के चलिए, बहुत डीप में जाएंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ये पिंड और द्रव के घनत्व पर अंतर करता है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए कि सुई जैसे जो होती है, ये आपकी पानी वगैरह में देखिए, पानी में कोई आप डालिए, कोई हल्की चीज़ डालिए, तो अगर उसका घनत्व, जैसे लोहा हो गया, लोहा का कोई टुकड़ा हो गया, तो आप डालेंगे तो ठक से वो नीचे गिर जाएगा, अंदर चला जाएगा पानी में। लेकिन वहीं पे अगर आप कागज़ डालिए या कुछ ऐसी चीज़ डालिए जिसकी डेंसिटी पानी से कम है, तो वो उसके ऊपर वो तैरता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा बस। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। कहने का मतलब है कि जो गाड़ी चलती है तो उसमें वो मीटर लगा रहता है, ठीक है, वो काउंटिंग, देखिए काउंटिंग करता रहता है ना, वो कितना किलोमीटर चली, कितने किलोमीटर नहीं चली, तो वो किसके द्वारा होता है, तो वो ओडोमीटर बोलते हैं उसको, ठीक है, ओडोमीटर। चाल का जो मूल मात्रक है, चाल वो मूल मात्रक क्या है उसका। तो वैसे देखा जाए तो इसमें अब
मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें इसका जो मूल मात्रक यही होगा, ठीक है। आकाश नीला लगता है, क्यों नीला दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है आपको? देखा, आप अंदाजिए कभी कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसमें जो ये जो लघु तरंगे हैं ये वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णित हो जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, उसकी वजह से ये आपका आकाश ये नीला दिखाई देता है। वही यही चीज़ अगर आप अंतरिक्ष में जाइए, अंतरिक्ष में अगर हैं वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो ये पूरा मतलब ये जो आपको पूरा दिखाई देता है ये आपको ब्लैक दिखाई देगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा वो पूरा। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? ये जो नागासाकी है ये जापान में है और ये बम गिराया गया हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। 6 अगस्त और 9 अगस्त ये 2 डेट याद रखिएगा। 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराए गए थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध, इसी के बाद से फिर द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो समाप्ति ही हो गया, क्योंकि इसके बाद लड़ने लायक जापान बचा नहीं। तो इसलिए ये बहुत ही मतलब भयावह त्रासदी और इसका असर आज तक देखा जाता है, जबकि इतने वर्ष हो गए, लगभग मतलब आप मान के चलिए 70-80 साल हो गए, है ना, 7-8 दशक बीत गए इस चीज़ को हुए, लेकिन फिर भी इसका असर अभी तक वहाँ पे है। तो ये मतलब बोलते हैं ना कि विज्ञान ने मानव को सुविधाएं दी हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन विज्ञान का प्रयोग अगर मानव विनाश के लिए किया जाए तो पूरी ही मतलब पूरी ही सृष्टि जो है वो नष्ट हो सकती है। तो अगर विज्ञान का प्रयोग सही से हुआ तो देखिए, पाकिस्तान हमेशा एक हाथ में बोलता है ना कि एक हाथ में कटोरा है, एक हाथ में जो है वो एटम बम। तो वो एटम बम लेके जो है वो बोलता है कि एक हाथ में कटोरा ले लेंगे और एक हाथ में जो है हम एटम बम लिए रहेंगे, नहीं दोगे तो मार देंगे, फोड़ देंगे एटम बम। जोक सफर चले, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ पूछ रहा है कि क्या चीज़ प्रयोग किया गया था उसमें, जो बम बनाया गया था एटम बम, उसमें कौन सा पदार्थ यूज़ किया गया था उसमें। तो देखिए उसमें जो है ये प्लूटोनियम यूज़ किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा? प्लूटोनियम। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सोडा वाटर की बोतल जो खोलते हैं, देखिए उसमें कौन सी गैस निकलती है? सोडा वाटर देखा है आपने कभी? खोलिए देखिए कौन सा निकलती है उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, एकदम झाग निकलती है, ठीक है। ये याद रखिएगा। मच्छर को भगाने वाली जो सक्रिय रसायन है, दवा, उसमें कौन सा सक्रिय रसायन डाला जाता है? वो कौन सा है? वो एलिथ्रिन है वो, ठीक है। क्या है वो? एलिथ्रिन, याद रखिएगा। ये सब बहुत कुछ डीपली इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं जल्दी बता दे रहा हूँ इसको। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो ये जो जल की स्थायी कठोरता है इसमें आपको 2 चीज़ें हैं। क्या क्या? एक तो आपको कैल्शियम और एक मैग्नीशियम, इनके जो क्लोराइड और सल्फेट्स ये दोनों होते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। कैल्शियम और, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट दोनों याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ सल्फेट ही कहीं अगर लिखा हो तो सल्फेट, और क्लोराइड लिखा हो तो क्लोराइड, दोनों हैं, इसलिए कन्फ्यूज़ ना होइएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो एलपीजी में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं या कौन सी गैस पाई जाती है उसमें बेसिकली? तो इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तीनों होती हैं एलपीजी में। क्या क्या होती हैं? ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है? ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। तो इसमें ये तीनों पाई जाती हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। जो लाइटर जलाते हैं, लाइटर, सिगरेट वाला लाइटर देखा है आपने, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो उसमें सिर्फ ब्यूटेन पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। जो नेचुरल गैस होती है उसका मुख्य अवयव क्या होता है? ये कई सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ मैं आपको। नेचुरल गैस, उसमें मीथेन पाई जाती है, ठीक, मीथेन, ठीक है। देखिए आप जो इसमें खदान वगैरह में, ठीक है, वहाँ पे जो विस्फोट करते हैं तो उसमें क्या है? वो मीथेन और आपका हवा इसके साथ मिश्रण करके विस्फोट करते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। सीटी स्कैन करने में जो प्रयोग में लाई गई कौन सी किरण है? किसकी वजह से ये सीटी स्कैन कैसे करते हैं? तो ये एक्सरेज होती हैं, ठीक है, बेसिकली वही है वो एक्सरेज, ठीक। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जो अर्थराइटिस होता है किसके जमाव के कारण होता है? तो यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उससे जो है गठिया रोग होता है, उससे दर्द होता है, जमाव होता है, तो ठीक है, चलने उठने बैठने में तकलीफ होती है। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन खाने वाले
लोगों में होने वाली जो खतरनाक बीमारी है ड्रॉप्सी, वो किसके वजह से होता है, कौन सा ऐसा जो पदार्थ है उसमें मिलाते हैं वो तेल में, जिससे कि ये ड्रॉप्सी नामक बीमारी होती है। तो ये याद रखिएगा, ड्रॉप्सी नामक जो बीमारी है वो आपका इसमें ये मिलाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या मिलाते हैं, ये आर्जीमोन का तेल, ये इसी टाइप का दिखता है, उसमें मिक्स कर देते हैं ये, ठीक। सिलिकोसिस, सिलिकोसिस ये क्या है, एक बीमारी है ये सिलिकोसिस, ठीक है। सिलिकोसिस एक ये बीमारी है, किससे संबंधित बीमारी है, तो ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है सिलिकोसिस, याद रखिएगा। सिलिकोसिस जो है ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है। तो ये आज के 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। और जो जनरल साइंस वाला चैप्टर था, ठीक है, जनरल साइंस का चैप्टर ये यहीं पे समाप्त होता है। आप अगर लूसेंट की जीके, ठीक है, लूसेंट की जीके वाली बुक आपके पास नहीं है तो उसको ले लीजिए, उसमें से पूरा जो ये साइंस है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, ठीक है, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो या बायो, वहाँ से पूरा कवर कर लीजिए और बहुत तेज़ी के साथ कवर करिए, बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। अभी 60 दिन मान के चलिए कि 60 डेज़ लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 60 डेज़ हैं, और उसमें से क्या करना है एक स्ट्रेटजी मैं बनाऊँगा, ठीक है। 6 तारीख के बाद मैं ये स्ट्रेटजी आपको दूंगा, ठीक, 6 के बाद। तो ये आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। 1-2 बार देख लिए, 2 से 3 बार देखिए कम से कम इस वीडियो को, ठीक है। और लाइक कर दिया करिए, लाइक करेंगे शेयर कर दीजिएगा इसको, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगले जो ऐसे वीडियो होंगे ना, वो छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे, 5 मिनट 7 मिनट के, ठीक है। बहुत भारी भरकम वीडियोज़ नहीं होंगे, छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इस टाइप का वीडियो होगा, ठीक। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।